Yes, we are live now. Hello all, and welcome to Recognition IAS. We are starting revision series और इस रिवीजन सीरीज में दिस इज़ आवर डे नंबर 1. फटाफट आप लोग बता दीजिए पहले द क्लैरिटी ऑफ वॉइस एंड एवरीथिंग. पहले ठीक है, सब कुछ बढ़िया है. चलिए फिर फटाफट हम लोग डिवाइस जो करेंगे क्वेश्चंस के बेसिस पे करेंगे और क्वेश्चंस जो लिए गए हैं ऑब्वियसली वो पास्ट ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव जो हमारा सोल मोटिव रहेगा वो रिवीजन पे रहेगा. दैट मीन्स फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी थ्योरी है उसको भी हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे एंड दिस इज़ हाउ द सेशन इज़ गोइंग टू बी. ठीक है, सो फटाफट आई गेस शेयर तो हो गई होगी आप लोगों को, बट स्टिल मेरे ख्याल से शेयर हो गई है. 1 सेकेंड, लेट मी चेक. या द सेशन हैज़ बीन शेयर्ड. ठीक है, सो फटाफट आ जाते हैं हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चंस को और फिर बाकी जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंगली वी विल डू दैट. ठीक है, चलिए खैर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया. फटाफट क्विकली सब लोग बताएंगे आंसर. देखिए यहाँ पर क्या होगा, Q&A बेसिस पे रहेगा, मतलब MCQs रहेंगी और आंसर्स भी आपको देने होंगे और अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस द थ्योरी बिहाइंड इट. जो भी थ्योरीज है मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, ये तो सब लोगों को क्लियर होगा ही और बता भी दी गई थी चीज़ें. मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से चीज़ें स्टार्ट की गई थी. 1 सेकेंड, इसको पहले बंद कर दिया जाए. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले कौन आया था? सही बात है, पोर्चुगीज़ आए थे. तो यहाँ पर द थ्योरी बिहाइंड इट क्या है? सो देयर आर सम हैंड रिटन नोट्स. अगर हम लोग देखें कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया अगर हम लोग देखते हैं, सो हमारे यूरोप और इंडिया के बीच में ऐसा नहीं है कि जब यूरोपियंस आए तब से रिलेशनशिप बनती है. रिलेशनशिप तो बहुत पहले से ही चल रही थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान से ही ट्रेड चल रही थी. अब वो इंडस वैली हो या फिर बाद में अरब्स के मिडिल मैनशिप के हिसाब से ट्रेड हो रही थी. तो मतलब यूरोप और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत पुराना है. इसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि नया है या फिर समथिंग लाइक दैट कि आफ्टर द अपकमिंग ऑफ दिस यूरोपियन कंपनीज देन जो है ट्रेड इस्टेब्लिश हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन अरब इन्वेजन हुआ बाद में और अरब इन्वेजन के कारण से जो यूरोपियंस थे उनको अब ऐसा नहीं है कि इंडियन आइटम, इंडियन सामान मिल नहीं रहा है, मिल अभी भी रहा है, लेकिन अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है. कॉस्ट बढ़ जाने के कारण से अब जो अरब्स हैं वो सीधी सी बात है अपना प्रॉफिट बनाएंगे. एक सामान मतलब कि अरब में तो कुछ होता नहीं है तो इंडिया से सामान उठाएंगे और यूरोप में ट्रांसफ़र करेंगे. एंड दिस इज़ हाउ यहाँ पर वो अपनी मिडिल मैनशिप या फिर बोलिए कि अपना प्रॉफिट बनाएंगे. तो दिस इज़ हाउ यहाँ पर जो यूरोप थी उसकी अब कह लीजिए कि जो सामान जो खरीद रहे थे इंडिया से वो थोड़ा कॉस्टली पड़ते आ रहा था. अब यहाँ पर पोर्चुगीज़ और स्पेन दो कंट्रीज़ थी जो बेसिकली आपस में कम्पीट कर रही थी. दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, दोनों काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपीडिशंस भी कर रही थी और ये पूरी दुनिया के साथ में ट्रेड करना चाहती थी. इस जो पोर्चुगीज़ और स्पेन है, सीधी सी बात है, टेम्परेट साइक्लोन इन द सेंस कि टेम्परेट क्लाइमेट है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. इस कारण से गर्म करने के लिए बॉडी को स्पाइसेस एंड रॉ मीट और इन सब चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ठंड में उनको गर्मी आ सके. इस कारण से सीधी सी बात है ट्रेड करेंगे स्पाइसेस का, लेकिन कॉस्टली है, सीधी सी बात है. तो यहाँ पर क्या हुआ, पोर्चुगीज और स्पेन आपस में जब कम्पीट कर रहे थे इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि सीधी सी बात है देयर विल बी कंपटीशन बिकॉज वी आर बिग प्लेयर्स. तो वी आर बिग प्लेयर्स, इस वजह से इंस्टीड ऑफ इंडल्जिंग इनटू वॉर, बजाय कि हम दोनों आपस में वॉर लड़ें, लड़ाइयाँ लड़ें, हम लोग एक काम करते हैं, अगर जो भी एक जगह पर जाएगा, जैसे मान लेते हैं ना, जैसे एक तरीके से आप ये समझिए कि जब भाईगिरी होती है तो एरिया डिवाइड हो जाता है. तो एरिया डिवाइड कर लिया इन लोगों ने कि ऐसा है तुम अगर उधर जाओगे तो हम नहीं जाएंगे और हम जाएंगे तो तुम नहीं आओगे. तो दिस इज हाउ इन दोनों ने चीज़ें डेवलप की. अब यहाँ पर सीन ये हुआ कि चलो लैंड बॉर्डर से चल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर अरब का थ्रेट था क्योंकि उस समय जो अरब एम्पायर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, सीधी सी बात है.
और अरब एम्पायर स्ट्रांग होने का मतलब ये हो गया कि भाई गजनवी डायनेस्टी एंड ऑल दैट जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर इस्लामिक एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग था। इस वजह से लैंड बॉर्डर से जाना ये तो लगभग इम्पॉसिबल था। अब क्या कर सकते थे? अब एक ऑप्शन था कि या तो जो आपकी मेडिटेरेनियन सी है उसके थ्रू जाएं, लेकिन अगेन सुएज़ कनाल तो बना नहीं है। सुएज़ कनाल बनेगा 1869 में, तो सुएज़ कनाल है नहीं, तो देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट कि हम या तो लैंड बॉर्डर जाएं और अरेबियन थ्रेट को फेस करें, या फिर दूसरा कुछ नया रास्ता निकाला जाए। तो दूसरा जो नया रास्ता है उसमें निकालने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक्सपीडिशंस करना शुरू कर दिए। एक्सपीडिशन करने में अब ये हुआ कि पहले पुर्तगाल ने ट्राई किया, तो जो पुर्तगाल ने ट्राई किया वो 1487 में ट्राई किया, और यहाँ पर इनके जो एक्सपीडिशन करने वाले जो मेन नेवल पावर, मतलब एक तरीके से कह लीजिए आर्मी नेवल कमांडर जो थे, उनका नाम था बार्थोलोमिडियाज। ठीक है, नाम थोड़ा सा मे बी अटपटा सा हो, लेकिन ये लोग गए, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप को ही केवल और केवल सर्च किया और फिर वहाँ से वापस हो गए। सीधी सी बात है, बंदा डर गया। अब बारी थी स्पेन की। स्पेन के कोलंबस जाते हैं, लेकिन अमेरिकन को डेवलप कर मतलब खोज लिए, अमेरिका की खोज कर लिए, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीम बदल गई थी। फिर नेक्स्ट अब किसकी बारी? अब बारी है फिर से पुर्तगाल की, क्योंकि दोनों तो आपस में एक बार जो जाएगा दूसरी बार वो नहीं जाएगा। तो अब पुर्तगाल की बारी थी। वास्को डी गामा जाता है। वास्को डी गामा इन सपोर्ट ऑफ जो वहाँ का पुर्तगाल का जो कह लीजिए प्रिंस चार्ल्स है, प्रिंस हेनरी है सॉरी, उनकी मदद से ये जाता है। तो सपोर्ट मिलता है प्रिंस हेनरी का कि तुम्हें जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी, जो भी बेसिक नीड्स हैं, वो मेरे से ले जाओ, और फिर इंडिया को खोज करके ले आना है। सोल पर्पज़ है स्पाइसेस को लेकर के आना है। तो जो प्रिंस हेनरी हैं, इनको इसी वजह से द नेविगेटर बोला जाता है। दिस इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अब ये बंदा सेम वही जो पोर्चुगीज़ ने पहले केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाया था, उसी को फॉलो करते हुए बंदा आगे बढ़ता है। फिर एक गुजराती ट्रेवलर रहता है, इसे वास्को डी गामा को मिल जाता है। नाम क्या है इसका? अब्दुल मनीर नाम रहता है। हालांकि इतने डिटेल्स आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टेट पीसीएस के जो लोग भी स्टेट पीसीएस देते होंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं। अब जैसे अब्दुल मनीर और कुछ नाम जो हैं वो थोड़ा सा फोकस करना होता है स्टेट पीसीएस वालों को, सिविल्स के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली इंडिया में गुजराती ट्रेवलर के हेल्प से एंटर कर जाता है। कहाँ पर? कालीकट में। जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम क्या रहता है? उस पोर्ट का नाम है कुप्पाडक्कू। ठीक है, और जमूरीन का वहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए रूलर रहता है वहाँ का। ठीक है, कुछ पोर्ट्स नाम लिए गए। सो दिस इज़ हाउ अल्टीमेटली जो पोर्चुगीज़ है वो पहले इंडिया में आता है। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्चुगीज़ हैं, फिर डच हैं, फिर ब्रिटिश हैं, फिर डैनिश है, एंड देन अल्टीमेटली फ्रेंच है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरीके से मिल गया कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोर्चुगीज़। सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज़, देन बाकी लोग आएंगे। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? वी हैव डिस्कस्ड, अभी तुरंत डिस्कस किया है। क्या नाम होगा उनका? किसने खोजा था केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? बताइए फटाफट। किसने खोजा था रास्ता? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डे गामा, या फिर फर्डिनेंड मैगेलन, या फिर अमेरिगो वेस्पुकी? किसने खोजा? देखिए कायदे से अगर देखेंगे सो यहाँ पर तो आंसर तो खैर आप बोल देंगे वास्को डे गामा, बट दिस इज़ नॉट द रियल आंसर। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन में आता है सो वी हैव टू मार्क बार्थेडोमोलियाज। इसको हमें मार्क करना होगा, बिकॉज ये वो बंदा था जिसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते को खोजा था, और यहाँ पर एंट्रीप जो मेन आइलैंड है वो वहाँ तक वो गया था, और अल्टीमेटली फिर वहाँ से रिटर्न हुआ था। ऑल्दो अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा देन अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो दिस वास्को डे गामा वाला आंसर। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप आंसर मतलब ऑप्शन में क्या दिया गया है। दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म? किसने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? बताइए। नाम है पोर्चुगीज गवर्नर। कई जगह पर पोर्चुगीज वायसराय भी बोल दिया जाता है, बट दिस इज नॉट द यू कैन से करेक्ट वर्जन।
किसने स्टार्ट किया था? फ्रांसिस्को de अल्मीडा, जॉन मिल्टन हॉल, ग्रिगोल्ड एंगियर या फिर अल्बुकर्क? किसने स्टार्ट किया था? पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। देखिए थोड़ा सा टॉपिक में भी बोरिंग हो बिकॉज यूरोपियन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, यहाँ पर डिटेल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है इंस्टीड ऑफ इसको याद करने से। क्या आंसर होगा? किसने, पोर्चुगीज़ गवर्नर कौन है जिसने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म फॉलो की है? बताइए क्विकली। अगेन देखते हैं इसकी थ्योरी कौन किसने क्या किया है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि पोर्चुगीज़ आ गए हैं। अब पोर्चुगीज़ का मेन टारगेट क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? इनका पहला टारगेट था कि क्या हो गया, हाँ, इनका पहला टारगेट था कि ट्रेड करना है, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह लेकर के जाना था। दूसरा इनका टारगेट हो गया था प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी को ये प्रमोट करना चाहते थे। क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिश्चियनिटी को क्यों प्रमोट करना चाहते थे? अब देखिए यहाँ पर इन्हें पोर्चुगीज़ को ये पता था कि अरब का कंट्रोल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और अरब स्ट्रांग पावर में भी हैं, काफ़ी पोजीशन उनकी स्ट्रांग है। इस कारण से इन्होंने किसी तरीके से अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की। आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बेस्ट पॉसिबल तरीका होता है, वो होता है रिलीजन। अपने रिलीजन को इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि इस्लाम ने भी यही किया था। इंडिया में जब अरब यहाँ पर लोग आए थे तो इस्लाम का ही कह लीजिए, क्योंकि गजनवी जब इंडिया में आया था, सीधी सी बात है, वो भी इस्लाम को ही प्रमोट करने के लिए इंडिया में आया था। सेम यही पॉलिसी पोर्चुगीज़ ने भी फॉलो की, और यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी किया ताकि लोग अट्रैक्ट हों और इंडिया मतलब कि क्रिश्चियनिटी की तरफ आए और अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करें। इनफैक्ट जमोरिन ने जो वास्को डिगामा गया था उसका बहुत ज़्यादा वेलकम, स्वागत इसीलिए किया था क्योंकि वो भी अरब पावर से बढ़िया से जान रहा था कि देखो अरब पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और अरब पावर जो होती है वो अल्टीमेटली इंडिया को एक तरीके से इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। इस कारण से जो भी बाहर का बंदा आ रहा है उसको पहले उसका स्वागत कर लो, ताकि हो सकता है वो अरब पावर से हमें बचा ले। तो इस कारण से काम किया गया था। तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का यही एकमात्र कारण था। अब यहाँ पर कुछ अगेन फैक्चुअल डिटेल्स हैं, लाइक पोर्चुगीज़ रूलर जो मैनुअल 1 था, इसने इंडिया, फ्रांस और अरब इन तीनों के साथ ट्रेड करने का अपने आप को कंट्रोलर मान लिया था। इसने डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर विद ट्रेड। अगर ट्रेड करना है इंडिया, फ्रांस और अरब के साथ में, तो आई एम द सुप्रीम लीडर। अब यहाँ पर अगर इंडिया पोर्चुगीज़ का अगर बात करें कि कितने एक्सपीडिशंस हुए इंडिया में, मतलब कितनी बार पोर्चुगीज़ इंडिया में आए हैं, सो बेसिकली 3 बार आए थे, जब तक इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं की थी। क्वेश्चन अगर आता है कि वास्को डिगामा कितनी बार आए थे, तो वास्को डिगामा 3 बार आए थे, एक 1498 में, दूसरा 1502 में, और तीसरी बार आए थे 1524 में, और फिर 1524 में जब आए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ध्यान ये रखना है, थर्ड टाइम जब बंदा आया था तो वायसराय बन के आया था, या फिर कह लीजिए गवर्नर बन के आया था। अब 1498 में जब वास्को डिगामा आते हैं, सीधी सी बात है 60 टाइम प्रॉफिट बना करके जाता है बंदा, लेकिन ये बताता है कि देखो वहाँ पर जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ पर अरब का थ्रेट है, अरब का थ्रेट है, बच करके जाना। इस वजह से जब 1500 में नेक्स्ट एक्सपीडिशन होती है कैब्रल के लीडरशिप में, तो उस समय ये प्रॉपर आर्मी लेकर के चलता है। आर्मी का मतलब कि डिफेंस फोर्सेस लेकर के चलता है, और डिफेंस फोर्सेस लेके चलेगा तो सीधी सी बात है वॉर होना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड मेकअप बना हुआ है कि जा करके पहले अरब वालों से लड़ना है। तो सीधी सी बात है वॉर होता है, और तैयारी के साथ जाएंगे, सीधी सी बात है जीत भी जाएंगे। तो पोर्चुगीज़ जो है अरब से जीत जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो कैब्रल रहता है, ये बंदा आसपास के जो रूलर्स हैं, जो किंग हैं, उनसे भी दोस्ती यारी कर लेता है। तो जो 2 रूलर रहते हैं कोचीन के और कन्नूर के, इन दोनों से वो दोस्ती फ्रेंडशिप कर लेता है। यहाँ से इन्हें ये पता चल जाता है कि जो इंडिया के जितने भी राजा लोग हैं वो आपस में बड़ा कंपटीशन करते रहते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो इस कारण से जब आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो इन्हें पता चल गया कि आपस में लड़ाओ और फिर अल्टीमेटली उसका फ़ायदा पहुँचाओ। तो यहाँ पर ये पोर्चुगीज़ अल्टीमेटली इंडिया के पॉलिटिक्स में एंटर कर गए, और एंटर कर गए तो सीधी सी बात है अब ये इंटरफेरेंस आते रहेगा। अल्टीमेटली 1502 में वास्को डिगामा आते हैं, प्लस अल्बुकर्क भी आता है, ध्यान रखिएगा।
अल्बुकर्क इस समय जब आता है तो एज अ कह लीजिए कि सपोर्टर बन के आता है। बाद में जब बंदा अल्बुकर्क आएगा 1509 के दौरान में, उस समय वायसराय बन के आता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अल्बुकर्क के बारे में, क्वेश्चन अगेन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि अल्बुकर्क 2 बार इंडिया आया था और एक बार वायसराय था, उससे पहले भी वास्को डी गामा के साथ में आया हुआ था। 1503 में जब 1502 में जब वास्को डी गामा और अल्बुकर्क आता है तो अल्बुकर्क जो है वो 1503 के दौरान में कोचीन में और 1505 में कन्नौर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेता है। फैक्ट्री इन द सेंस कि एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि जो ट्रेड करना है उसके लिए एक एरिया बना लेना, तो दिस इज हाउ। और यहाँ पर इन्होंने पॉलिसी बना दिया कि इस फैक्ट्री को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए वायसराय एक बंदा रहेगा जो कि अगेन पुर्तगाल से ही अपॉइंट होकर के आएगा। कुछ वायसराय भी देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट वायसराय जो रहता है उसका नाम रहता है अल्मीडा। अल्मीडा जो रहता है वो 1505 से 1509 तक रहता है। इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट है वो है अल्बुकर्क, और ये 1509 से 1515 तक रहता है। दिस इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल। ये जो है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ बोला जाता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसने कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया था। इसी ने चलाई थी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, और अच्छा खासा इसने कंट्रोल किया था। जैसे 1510 में इसने गोवा को कंट्रोल कर लिया, 1511 में इसने मलक्का को कंट्रोल कर लिया, 1515 में इसने हॉर्मोज जो कोस्ट है यानी पर्शियन गल्फ के पास में इलाका जो है उसको भी कंट्रोल कर लिया। ओवरऑल अगर आप सीन देखेंगे तो अरब की पावर अब वीक होना शुरू हो गई है, और जो पोर्चुगीज़ है उनका कंट्रोल ओवर अरब बढ़ते जा रहा है। पर्शियन गल्फ पे अगर कंट्रोल हो रहा है, सीधी सी बात है कि अच्छा खासा कंट्रोल हो गया है। तो ये एक्चुअल में पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म के बारे में अगर बात करें तो वो था बंदा अल्बुकर्क। क्लियर? पूछा जाए अगर ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, किसने ले आई थी, तो वो था फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। इसने जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। क्लियर? सो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो सिविल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है। थर्ड जो वायसराय आता है वो है नीनो दे कुन्हा। नाम इंपॉर्टेंट है, अगेन याद रखना है। 1529 से 38 तक ये वायसराय रहता है, या फिर गवर्नर भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर इसने अगेन जो कंट्रोल अल्बुकर्क ने स्टार्ट किया था उसको ये और कंसोलिडेट करते गया। इसने 1530 में गोवा को कैपिटल बना दिया, ऑल दो कैप्चर पहले ही अल्बुकर्क ने कर रखा है यहाँ पर 1510 में। 30 में एक तरीके से कैपिटल बना दिया, यानी अब सारी चीज़ें अब यहाँ से कंट्रोल होने वाली हैं जो पुर्तगाल की चीज़ें रहेंगी। 34 में इसने बसीन पर कंट्रोल किया, 35 में दीव पर कंट्रोल किया। तो ये चीज़ें थी। आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म के लिए? सो आंसर वुड बी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? कौन था? अगेन हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया है। सो पोर्चुगीज गवर्नर अल्बुकर्क था जिसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी चलाई थी। कैप्चर किया था गोवा 1510 में। किससे कैप्चर किया था? बीजापुर के, वहाँ पर बीजापुर अंपायर थी, बीजापुर रूलर था। रूलर का नाम क्या था? आदिल शाही। आदिल शाही एम्पायर उस समय था यहाँ पर, और ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने जब बहमनी डायनेस्टी पढ़ा होगा वहाँ पर इसको डिस्कस किया होगा। हम लोग भी रिवीजन के दौरान में देखेंगे। तो आदिल शाही एम्पायर कंट्रोल कर रहा था, उससे अल्बुकर्क ने कंट्रोल में ले लिया था गोवा को। सो आंसर वुड बी डी, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मेन हमारा कंसर्न क्वेश्चन नहीं है, मेन कंसर्न हमारा है द डिस्कशन, द रिवीजन बिहाइंड दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चन पर न जाकर के, क्वेश्चन तो खैर आप लोग देखते ही रहिए, फोकस करिए रिवीजन पर, रिवीजन की ओर हम लोग ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म बाई ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट नोन एज द इन 1600। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ओके, इसको अभी आप स्किप करिएगा बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग आज नहीं कर रहे हैं। स्टिल अगर आप कोई आंसर जानता हो तो कमेंट कर सकता है।
अदरवाइज इसको हम लोग कल देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग आज फिलहाल पोर्चुगीज़ पावर के बारे में ही केवल डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाले क्लासेस में हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। सो इसको आप स्किप करिएगा, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड एडवेंचरर एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू मेक एन, ओके यहाँ पर अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं ब्रिटिश से ही रिलेटेड, तो कोई बात नहीं, ब्रिटिश हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थोड़ी सी चीज़ें और भी रिवीजन करने के लिए हैं, उनको भी फटाफट देख लेते हैं हमारे पोर्चुगीज़ में ही। हम लोगों ने देख लिखा था तीनों, एक सेकेंड, हम लोगों ने तीनों लोगों के बारे में, तीनों वायसराय के बारे में देख लिया। एक अल्फांसो दे अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरे नीनो दी कुन्हा। तीनों के पावर और तीनों ने क्या क्या काम किए इसके बारे में भी देख लिया फटाफट। एक और हमारे साहब हैं, वायसराय ही हैं, मतलब गवर्नर ही हैं, नाम है गाशिया दे नरोन्हा। गाशिया दे नरोन्हा 1538 में इंडिया आते हैं। अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यू कैन से कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर ये भी रहते हैं। इन्होंने क्या किया, दमन पर अच्छा खासा कंट्रोल किया। इसके अलावा सालसेट, सालसेट एक आइलैंड है जिस पर मुंबई है, सो बॉम्बे आप बोल सकते हैं, तो उसे कंट्रोल किया। सेंट थॉमस पर कंट्रोल किया। मद्रास, हुगली, दिस इज़ नॉट हुबली, दिस इज़ हुगली, हुगली, हुगली का मतलब हो गया बंगाल। सो अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा साउथ इंडिया पर जितने भी पोर्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, सब पर कंट्रोल किया। अब कंट्रोल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पूरा जा करके कंट्रोल कर लिया। 1538 में अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हुमायूं का टाइम चल रहा है, मुगल अम्पायर है, तो कंट्रोल का मतलब ऐसा नहीं है कि जा करके पूरा बंगाल अपने कब्जे में ले लिया, नहीं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगाया जा करके। फैक्ट्रीज लगाने के लिए आगे जा कर के अकबर के टाइम पर भी ये लोग फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन वगैरह मांगेंगे, पर छोटी मोटी फैक्ट्रीज या फिर कह लीजिए एक तरीके से कम्युनिकेशन सेंटर तो ओपन किए जा सकते थे और वो ओपन किए गए थे। इसके अलावा सीलोन यानी कि वन सेकेंड या तो सीलोन यानी कि श्रीलंका पर भी इसने ट्रेड कंट्रोल किया, ट्रेड पर अपना कब्जा किया कह सकते हैं। 1559 में इसने दमन पर फुल्ली कंट्रोल कर लिया, तो पूरा कंट्रोल दमन पर अब आ गया था नरोना यानी कि पोर्चुगीज़ का। लेकिन ये पोर्चुगीज़ जो पावर चल रही थी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन तो हर चीज़ का डिक्लाइन होता ही होता है। सो डिक्लाइन हुआ 1580 में। 1580 में पोर्चुगीज़ पावर का डिक्लाइन हो जाता है, स्पेन कंट्रोल करना शुरू कर देती है, लेकिन फुल कंट्रोल अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से आप यही बोल सकते हैं कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। 1596 में डच की एंट्री होती है और डच की एंट्री होने से पोर्चुगीज़ की पावर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो साउथ ईस्ट एशिया का कंट्रोल था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पहले पोर्चुगीज़ कर रहे थे, अब डच करना शुरू कर दिए। तो जो साउथ ईस्ट एशिया पे कंट्रोल था, एक तरीके से कह लीजिए पूरे स्पाइसेस पर जो कंट्रोल था, वहाँ पर अब डच का कंट्रोल हो गया। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी पोर्चुगीज़ के द्वारा चलाई जा रही थी, अब वो डच के द्वारा चलाई जानी शुरू हो गई। 1600 के दौरान में देखेंगे तो एंट्री ऑफ ब्रिटिश हो जाती है। अगेन जो पोर्चुगीज़ पावर है वो और गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है लगभग बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ एग्जिस्टेंस पोर्चुगीज़ का बना हुआ है। डच 1641 में मलक्का, 1658 में सीलोन और 1663 में मालाबार के जितने भी पोर्ट या जितने भी एरियाज पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में थे, सब खुद के कंट्रोल में ले लेता है डच। इसी तरीके से ब्रिटेन 1612 में सूरत को कंट्रोल कर लेता है और 1622 में हॉर्मज को। हॉर्मज अगेन वही पर्शियन गल्फ वाला। अब मुगल और मराठा ये लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, इन्होंने भी कंट्रोल किया, इन्होंने भी पोर्चुगीज़ के जो वीक हो रही थी उस पर अपना एक तरीके से फ़ायदा उठाया। 1662 में शाहजहाँ के ही जो कह लीजिए कि कमांडर थे, कमांडर इन चीफ कासिम खान, उसने हुगली पर जाकर के कंट्रोल कर लिया, यानी कोलकाता बंगाल कब्जे में आ चुका है। 1639 में सालसेट बॉम्बे, इन पर कब्जा कर लिया गया, यानी कि पोर्चुगीज़ की पावर अब ख़त्म हो गई लगभग। जब पोर्चुगीज़ ने देखा कि यार देखो हमारा काम हो गया है ख़त्म, हमारा इलाका हो गया है ख़त्म, अब करें क्या, कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टेंस के लिए हमें चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, एक अपना प्ले कार्ड गेम प्ले किया। इन्होंने जो ब्रिटेन के जो चार्ल्स II थे
उनकी शादी कैथरीन यानी कि पोर्चुगीज़ जो क्वीन थी उसके साथ में कर दिया गया और गिफ्ट में बॉम्बे भी दे दिया। लेकिन अब ब्रिटिश तो जब खुद के नहीं होते हैं तो किसी और के क्या होंगे। लेकिन फिर भी पोर्चुगीज़ का थोड़ा मोड़ा एग्जिस्टेंस था जो कि बाद में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। सो ये पूरी की पूरी स्टोरी है बिहाइंड दिस पोर्चुगीज़ पावर। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वहाँ पर एक टैक्स लगाया जाता था पोर्चुगीज़ के द्वारा, जो मतलब हर एक बंदे को देना होता था, चाहे वो इंडियन हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो। उस टैक्स का नाम क्या है? तो उस टैक्स का नाम है कार्ड्स आर्मीडा काफिला। ये भी एक टैक्स है, इनफैक्ट यही एक टैक्स है। कार्ड्स का मतलब होता है एक तरीके से परमिट, और ये बेसिकली पोर्चुगीज़ ने अप्लाई किया था इस ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि जो भी इंडियन ओशियन है वहाँ पर जाना चाहता है तो उसके लिए। तो ये थी पूरी पोर्चुगीज़ की कहानी। और अल्टीमेटली डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन होने के पीछे अगर इनकेस रीज़न पूछता है तो हालांकि ये तो मेंस का क्वेश्चन हो गया, स्टिल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिक्लाइन होने के पीछे क्या क्या रीजंस है, सिंपल आप बताएंगे कि जो भी वॉइसराय थे वो बाद के वॉइसराय उतने ज़्यादा पोटेंशियल कैपेबल नहीं थे कि वो अंपायर को संभाल सकें। दूसरी, बाकी स्ट्रॉन्ग अंपायर, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ की एंट्री होना शुरू हो गई, जैसे कि डच हो गए या फिर स्पेन हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया, तो ये लोग आ गए। हालांकि स्पेन ने कभी इंडिया में अटैक नहीं किया था क्योंकि पोर्चुगीज़ पहले से आ गए थे और इन दोनों में पहले से ही आपस में कह लीजिए कि एक तरीके से एग्रीमेंट था कि जो पहले जहाँ जाएगा वहाँ पर दूसरा बंदा नहीं आएगा। तो ये काम स्पेन नहीं आया था, लेकिन बाकी जो लोग आए थे उसने स्पेन का पूरा स्पेन को ख़त्म कर दिया था। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, जो इन्होंने रिलीजियस पॉलिसीज़ अपना रखी थी वो कहीं ना कहीं इनके लिए ही एक डेंजरस टाइप की साबित हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली इनका फिर पावर डिक्लाइन हो गया। बाकी इन्होंने ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप वगैरह नहीं की, ट्रेड ओरिएंटेड ज़्यादा रहे, इस वजह से भी इनका डिक्लाइन हो गया। सो हालांकि ये मेंस का क्वेश्चन है, सो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी फैक्चुअल डिटेल्स हो सकती थी रिगार्डिंग दिस पोर्चुगीज़ वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये थी पूरी की पूरी रिवीजन क्लास फॉर दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। कल हम लोग बातें करेंगे बाकी जितने भी बचे हुए लोग हैं उनको लेकर के, ठीक है। सो कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, आज थोड़ा सा जुकाम वगैरह भी है, इस वजह से ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग अपने डाउट को पूछ सकेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे 9:30 पे, जैसे पहले होती है, तो रिवीजन क्लास रहेगी, दैट विल बी द थिंग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिवीजन क्लास समझ में आई होगी एंड बेनिफिशियल भी रहा होगा। बाकी तो खैर मेहनत करते रहिए, दैट इज़ ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। चलिए फिर वी आर स्टॉपिंग हियर एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।